गवर्नमेंट्स कहती है हमारी करेंसी पे भरोसा करो, लेकिन उनके अपने सेंट्रल बैंक्स चुपचाप पेपर करेंसी नहीं गोल्ड जमा कर रहे हैं। बड़े बड़े एम्पायर्स कोलैप्स हो गए, करेंसीज जीरो हो गई, गवर्नमेंट्स खत्म हो गई, लेकिन गोल्ड 5000 साल से हर फाइनेंशियल क्राइसिस सरवाइव करता आ रहा है। तो आखिर गोल्ड में ऐसा क्या है? और इससे भी बड़ा सवाल, सेंट्रल बैंक्स को हमारे पैसों में ऐसा क्या दिख रहा है जो शायद हमें नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स पेपर करेंसी में कम और गोल्ड में ज्यादा रख रही है। क्योंकि हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा हो, लेकिन आपकी एक्चुअल वेल्थ हर साल कम हो रही हो, और गोल्ड इसी डिफरेंस को एक्सपोज करता है। देखो, नॉर्मली किसी चीज की वैल्यू उसकी यूटिलिटी से आती है। ऑयल वैल्यूएबल है क्योंकि उससे कार्स, फैक्ट्रीज और एरोप्लेन्स चलते हैं। कॉपर वैल्यूएबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड्स में यूज होता है। लैंड पर घर, फैक्ट्रीज और ऑफिसेज बन सकते हैं। लेकिन गोल्ड गोल्ड ना इंटरेस्ट देता है, ना डिविडेंड, ना रेंट। वो कोई प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर नहीं करता। गोल्ड का एक बड़ा हिस्सा ज्वेलरी, लॉकर्स और सेंट्रल बैंक्स के हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स में बस पड़ा रहता है। फिर भी दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इस देखा जाए तो यूजलेस मेटल को बड़े बड़े वॉल्ट्स में एकदम कीमती खजाने की तरह प्रोटेक्ट करती है। क्यों? इसका आंसर समझने के लिए हमें फाइनेंस से पहले केमिस्ट्री समझनी होगी। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, लेकिन पूरी दुनिया गोल्ड के पीछे ही क्यों पड़ी है? देखो, किसी चीज को मनी बनने के लिए कुछ स्पेशल क्वालिटीज चाहिए। वो चीज जल्दी खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए, उसे छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड किया जा सके, एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सके, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसे इजीली कॉपी या क्रिएट ना किया जा सके। गैसेस को आप अपनी पॉकेट में कैरी नहीं कर सकते, लोहा रस्ट हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डेंजरस होते हैं। बहुत से मेटल्स इतने कॉमन है कि उनकी स्कैरसिटी ही नहीं है। सिल्वर क्लोज कंपेटिटर था और सदियों तक मनी के तौर पे यूज भी हुआ, लेकिन हाई वैल्यू स्टोर करने के लिए सिल्वर बल्कि पड़ता है और टाइम के साथ काला भी पड़ते रहता है। गोल्ड के साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं है। गोल्ड कोरोड नहीं होता। हजारों साल पुराना गोल्ड भी आज मेल्ट करके दोबारा यूज किया जा सकता है। इसे कॉइन्स, बार्स और छोटे पीसेस में डिवाइड किया जा सकता है। छोटी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा वैल्यू कैरी की जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गोल्ड की सप्लाई नेचुरली लिमिटेड है। किसी इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट मीटिंग करके गोल्ड की सप्लाई डबल नहीं कर सकती। कोई सेंट्रल बैंक कीबोर्ड पर नंबर टाइप करके नया गोल्ड क्रिएट नहीं कर सकता। तो गोल्ड परफेक्ट नहीं था, बस मनी बनने के लिए बाकी एलिमेंट से ज़्यादा सूटेबल था। लेकिन गोल्ड की असली पावर उसका कलर या केमिस्ट्री नहीं थी, उसकी असली पावर थी ट्रस्ट। देखो, आज हम मनी को पेपर नोट्स, बैंक बैलेंस और यूपीआई स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर की तरह देखते हैं, लेकिन मनी एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट नहीं, एक अग्रीमेंट है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारा 500 रुपए का नोट वैल्यूएबल है, तुम मानते हो कि मेरा 500 रुपए का नोट वैल्यूएबल है, और हम दोनों मानते हैं कि कल को कोई तीसरा पर्सन भी इसे एक्सेप्ट कर लेगा। दैट इज मनी। हिस्ट्री में गोल्ड और सिल्वर ने ये ट्रस्ट बिल्ड किया, लेकिन फिजिकल गोल्ड कैरी करना इनकन्वीनियंट था। हर ट्रांजैक्शन के लिए गोल्ड का वजन करना, उसकी प्योरिटी चेक करना और उसे सेफली ट्रांसपोर्ट करना प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए लोग अपना गोल्ड बैंक्स के पास डिपॉजिट करने लगे। बदले में बैंक एक पेपर रिसीट देता था। ये पेपर रिसीट कन्वीनियंट थी क्योंकि उसे मार्केट में एक्सचेंज किया जा सकता था, और ज़रूरत पड़ने पर उस रिसीट को बैंक में देकर गोल्ड वापस भी लिया जा सकता था। यानी शुरुआत में पेपर खुद मनी नहीं था, वो गोल्ड लेने का प्रॉमिस था। लेकिन धीरे धीरे दुनिया गोल्ड यूज़ करना भूल गई और सिर्फ पेपर रिसीट्स एक्सचेंज करने लग गई। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब लोग हर रिसीट के बदले गोल्ड मांग नहीं रहे थे, तो सिस्टम में अवेलेबल गोल्ड से ज़्यादा रिसीट्स इशू करना पॉसिबल हो गया। पेपर ज़्यादा, गोल्ड कम, प्रॉमिस ज़्यादा, असलियत कम। फिर डॉलर दुनिया का पैसा कैसे बना? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन चुका था। उसके पास मैन्युफैक्चरिंग पावर भी थी और गोल्ड रिजर्व्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी था। 1944 में ब्रेटन वुड्स नाम के इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्रिएट किया गया।
इसमें अमेरिका ने सारे देशों को प्रॉमिस किया कि फॉरेन गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स अपने डॉलर को फिक्स्ड रेट पर गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 आउंस गोल्ड की प्राइस $35 फिक्स की गई। बाकी मेजर करेंसीज को डॉलर के साथ लिंक कर दिया गया। इस तरह इनडायरेक्टली डॉलर गोल्ड से बैक था और बाकी दुनिया डॉलर से। डॉलर ग्लोबल फाइनेंस का सेंटर बन गया। लेकिन अमेरिका के एक्सपेंसेस बढ़ते गए। वॉर्स, फॉरेन कमिटमेंट्स और डोमेस्टिक गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फंड करने के लिए अमेरिका तेजी से बहुत ज़्यादा डॉलर्स प्रिंट करने लगा। प्रॉब्लम ये थी कि डॉलर की सप्लाई तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अमेरिका का गोल्ड उतनी स्पीड से बढ़ ही नहीं रहा था। तो फॉरेन कंट्रीज को डाउट होने लगा कि क्या अमेरिका के पास हर डॉलर के बदले देने के लिए इनफ गोल्ड है। कुछ कंट्रीज ने डॉलर रिटर्न करके फिजिकल गोल्ड डिमांड करना शुरू कर दिया। अमेरिकन गोल्ड रिजर्व्स पर प्रेशर बढ़ने लगा। अब अमेरिका के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो डॉलर क्रिएट करना कम करे और स्पेंडिंग कंट्रोल करे, या फिर डॉलर्स के बदले गोल्ड देने का प्रॉमिस ही तोड़ दे। अमेरिका ने सेकंड ऑप्शन चूज किया, डॉलर के बदले गोल्ड देने का प्रॉमिस ही तोड़ दिया। 15 अगस्त 1971 प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और अनाउंस किया कि अमेरिका डॉलर की गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी टेम्परेरीली सस्पेंड कर रहा है। टेम्परेरी, लेकिन वो गोल्ड विंडो फिर कभी नहीं खुली। ये सिर्फ अमेरिका का पॉलिसी चेंज नहीं था, ये मॉडर्न फाइनेंशियल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। अब डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं था, डॉलर के पीछे सिर्फ अमेरिका की गवर्नमेंट, इकोनॉमी और पब्लिक का ट्रस्ट था। और क्योंकि बाकी दुनिया डॉलर सेंट्रिक सिस्टम पर ऑपरेट कर रही थी, इवेंचुअली बाकी सारी मेजर करेंसीज भी फिएट करेंसीज बन गई। फिएट करेंसी का मतलब ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू किसी गोल्ड या फिजिकल एसेट से नहीं, गवर्नमेंट के ऑर्डर और लोगों के ट्रस्ट से आती है। रुपी, डॉलर, यूरो और येन सब फिएट करेंसीज है। इसका मतलब ये नहीं कि फिएट मनी ऑटोमेटिकली फेक या स्कैम है। फिएट सिस्टम ने गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स को इकोनॉमिक क्राइसिस मैनेज करने, क्रेडिट क्रिएट करने और ग्रोइंग इकोनॉमीज को सपोर्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी है। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक डेंजरस पावर भी आ गई, मनी की सप्लाई बढ़ाने की पावर। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है, अगले साल भी स्टेटमेंट में 10 लाख रुपए ही दिखते हैं। टेक्निकली आपने 1 रुपया भी गवाया नहीं है, लेकिन अगर ग्रोसरीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैवल और प्रॉपर्टी सब की प्राइसेस बढ़ गई, तो क्या आपके पास एक्चुअली उतनी वेल्थ है? नहीं, नंबर सेम है, लेकिन उस नंबर की पावर कम हो चुकी है। यही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ प्राइसेस का बढ़ना नहीं, इन्फ्लेशन का मतलब है सेम मनी से आप पहले के कंपैरिजन में कम चीजें खरीद सकते हैं। आपके अकाउंट से 1 रुपया भी चोरी नहीं होता, फिर भी आपकी परचेजिंग पावर चुपचाप डिसअपियर होती रहती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। अगर करेंसी स्ट्रांग है, फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल है और गोल्ड इनकम भी जनरेट नहीं करता, तो सेंट्रल बैंक्स गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? 2025 में ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने नेट 863 टन्स गोल्ड परचेज किया। ये रीसेंट हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल में से एक था। 2010 से 2021 के बीच एनुअल एवरेज अप्रोक्सीमेटली 473 टन्स था। यानी गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल्स पर होने के बाद भी सेंट्रल बैंक्स की बाइंग हिस्टोरिकली एलिवेटेड रही। इसके कुछ मेजर रीजंस है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आप अपना पूरा पोर्टफोलियो एक स्टॉक में नहीं रखना चाहेंगे, वैसे ही कंट्रीज भी अपना सारा रिजर्व्स एक करेंसी में नहीं रखना चाहती। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन है जियोपॉलिटिकल रिस्क। 2022 में यूक्रेन पर अटैक के बाद अमेरिका ने रशिया के $300 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज कर दिए। यानी पैसा रशिया का था, लेकिन वो उसे एक्सेस नहीं कर सकता था। इससे बाकी कंट्रीज को भी समझ आया कि डॉलर रिजर्व्स को यूएस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के वक्त ब्लॉक भी कर सकता है, लेकिन अपने देश के वॉल्ट में रखा फिजिकल गोल्ड कोई दूसरा देश फ्रीज नहीं कर सकता। और तीसरा रीजन है अनसर्टेनिटी। डेट बढ़ रहा हो, वॉर्स चल रहे हो, करेंसीज वॉलेटाइल हो रही हो या फाइनेंशियल सिस्टम पर डाउट हो, गोल्ड पोर्टफोलियो के लिए इंश्योरेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और इसी वजह से सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड बाइंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है।
2010 से 2021 तक वो एवरेज 473 टन गोल्ड साल भर में खरीदते थे, लेकिन 2022 से 2024 तक लगातार 3 साल बाइंग 1000 टन के पार रही। यानी सेंट्रल बैंक्स अचानक डबल से भी ज़्यादा गोल्ड खरीदने लगे और 2025 में भी रिकॉर्ड प्राइसेस के बावजूद उन्होंने 863 टन्स ऑफ गोल्ड खरीदा। तो क्या हमें अपना सारा पैसा गोल्ड में डाल देना चाहिए? अगर अब आपको लग रहा है कि इन सब का कंक्लूजन ये है कि सारा पैसा गोल्ड में डाल देना है, तो ये वीडियो का सबसे डेंजरस टेक अवे होगा। गोल्ड इनकम जनरेट नहीं करता। एक कंपनी प्रॉफिट्स कमा सकती है, एक्सपैंड कर सकती है और डिविडेंड दे सकती है, प्रॉपर्टी रेंट जनरेट कर सकती है, बॉन्ड्स इंटरेस्ट दे सकते हैं। गोल्ड बस गोल्ड रहता है। लॉन्ग पीरियड्स तक गोल्ड स्टॉक से अंडर परफॉर्म कर सकता है, शॉर्ट टर्म में उसकी प्राइस शार्पली फॉल भी हो सकती है और हाई प्राइसेस पर फोमो में खरीदा गया गोल्ड भी लॉसेस दे सकता है। गोल्ड हर साल इन्फ्लेशन बीट करेगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इसलिए इक्विटी वेल्थ क्रिएशन के लिए हो सकती है, कैश शॉर्ट टर्म नीड्स और इमरजेंसीज के लिए हो सकता है, बॉन्ड स्टेबिलिटी और इनकम के लिए हो सकता है और गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन और मॉनेटरी इंश्योरेंस के लिए। और आपकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा गोल्ड में जरूर होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड का काम आपको ओवरनाइट रिच बनाना नहीं है। गोल्ड का काम उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है जिसे करेंसीज चुपचाप डाइल्यूट कर सकती है। और ऐसी स्टोरीज जो आपके पैसे और इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, मैं रोज सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना।